सो वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। फिर हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और फिर हम इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे निकालते हैं आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड के लिए, वो देखेंगे। और फिर लास्ट में लैटिस एनर्जी फाइंड आउट, इसके दोनों मेथड बॉन्ड लैंड इक्वेशन और बॉन्ड हेबर्ट साइकिल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड होती क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है आयनिक बॉन्ड। तो चलो डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आएगा ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक तो होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जहां स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक होगी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको दो तरीके से क्लासिफाइड कर देंगे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। दूसरा उसका होता है कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। ये चारों एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये हो गया वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे। तो आयनिक बॉन्ड बनता किनके बीच में है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। हमेशा आयनिक बॉन्ड, हमेशा ये पॉइंट टू रिमेंबर पॉइंट है ये कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड बनेगा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। और लास्ट में मेटेलिक बॉन्ड, ये बनेगा मेटल और मेटल के बीच में। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल टू नॉन मेटल। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? शेयरिंग होगी। कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होगी शेयरिंग। तो ये डिस्कस करेंगे। और ये है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल, इनके बीच में होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड से। तो आयनिक बॉन्ड होती क्या है? पहले तो ये देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ये एक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन में आएगा आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड होती क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू मेटल एंड नॉन मेटल एटम by the complete transfer of electrons। तो वो होगी आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na और Cl का। Na के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के सेल में 2, फिर होते टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते 11, क्लोरीन में होते 17। पहली सेल में आएंगे 2 बचे 8 और 1। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका। क्लोरीन के अंदर आएंगे 2, 8 और 7। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इसको दे देगा।
तो जो डोनर होता है उसके ऊपर आता है केटाइन, वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 और 8, ये भी स्टेबल हो गया, और इसके हो गए 2 8 8। तो इनके बीच में क्या फॉर्म होगी, आयनिक बॉन्ड। ये इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगी। ये कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलोम्ब जो एक साइंटिस्ट था, उसने ये दिया था कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। मेटल, सोडियम एक मेटल है, जो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और जबकि नॉन मेटल की होती है एक्सेप्ट करने की। जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है वो सारे हैं मेटल्स, और जो राइट साइड में है वो है नॉन मेटल्स। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल Na+ और Cl-। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा। अगला टॉपिक है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कैसे पता चलेगा कि ये आयनिक कंपाउंड है नहीं है? तो नॉन मेटल के साथ क्या होना चाहिए, नॉन मेटल के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, मेटल एटम अटैच हो, और या फिर NH4+ अटैच हो, या फिर PH4+। ये अमोनियम आयन, ये है फोस्फोनियम आयन। नॉन मेटल के साथ या तो मेटल एटम या अमोनियम आयन या फोस्फोनियम आयन। एग्जांपल देखो, जैसे RbCl, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। NH4Cl, PH4Br, तो ये हो गए एग्जाम्पल नॉन मेटल। ये है नॉन मेटल, ये है नॉन, ये क्लोरीन है, ये नॉन मेटल, इसके साथ प्रेजेंट है मेटल। ये क्लोरीन नॉन मेटल, ये ब्रोमीन नॉन मेटल, इनके साथ मेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका आइडेंटिफिकेशन। अब हम एक टर्म यूज करते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बीच में। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो किसी के भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगी आयनिक बॉन्ड, वही होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, जैसे इनके बीच में एक ही बॉन्ड है तो इसके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मेटल और नॉन मेटल के लिए सेपरेटली कैसे देखेंगे वो देखो आप। तो अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी शॉर्ट में लिख दे, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मेटल के लिखेंगे सिंपल, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल कैसे निकालेंगे, इसको 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। ठीक है, ये हो गया मेथड, इलेक्ट्रोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल और नॉन मेटल निकालेंगे। जैसे ये देखो एग्जांपल्स, सोडियम क्या है, मेटल, मेटल के ऊपर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर सोडियम के होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट। तो इसको सिंपल, क्लोरीन के होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 1 7 माइनस कर देंगे, आएगा 1। तो ये हो गया इनके लिए, दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, ये चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है डोनेट करने की, और जो मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे आप कोई भी एग्जांपल लो, फिर उनके ऊपर चार्ज आराम से बैलेंस हो जाएगा ये। जैसे कोई अपन सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो नॉन मेटल और मेटल दोनों हो। तो जैसे एक तो मेटल का एग्जांपल ले लिया, एक ले लिया नॉन मेटल, BF3 ले लिया। जैसे नहीं, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो हम एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम है मेटल और ऑक्सीजन है नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी
सोडियम के लिए क्या होगी, आउट नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। सोडियम के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो नॉन मेटल के वैलेंस 8 में माइनस करना है आउटर वैलेंस शेल के, तो ऑक्सीजन के जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस शेल में कितने, 6, और 1 8 में से माइनस करना है तो आए 2, तो इस पे आएगा -2 चार्ज। तो ये दोनों अब होगी क्रॉस से, ये Na2O, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। ये देखेंगे अब अगला टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कैसे होगा। तो जो फॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंसी की हेल्प से करेंगे अपन। अगला है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, देखो पहले हम एग्जांपल लेते सिंपल। ये एक कैटाइन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक एनाइन बी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जो आयनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, इन दोनों के बीच में लगता है क्रॉस रूल। क्रॉस रूल, तो क्रॉस रूल लगेगा तो ये क्या होगा, एक्स तो जाएगा बी के यहाँ और ये वाई आ जाएगा ए के यहाँ, तो ये क्रॉस रूल लगने के बाद ये होगा ए वाई और बी एक्स, ये बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। जैसे अभी अपने लास्ट में जो एग्जांपल लिया था, अभी सोडियम और ऑक्सीजन दोनों लिया था। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी नॉन मेटल कैसे निकालते हैं, 8 माइनस आउटर इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से 6 माइनस कर देंगे आएगा 2, और -2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी लगेगा क्रॉस रूल, इन साइंस को तो हटा देना है, क्रॉस रूल लगाना है, अप्लाइंग क्रॉस रूल। तो ये क्या होगा, Na, ये 2 तो यहाँ चला जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, Na2O, ये कंपाउंड बन जाएगा आयनिक कंपाउंड्स। ऐसे फॉर्म होंगे आयनिक कंपाउंड्स। जैसे अभी ऐसे, जैसे एग्जांपल NaCl का लिया था, Na के ऊपर इलेक्ट्रोवैलेंसी आएगी, आउटर इलेक्ट्रॉन सोडियम पर होता है 1 और क्लोरीन पर होते हैं 7, तो 8 - 7 करेंगे, उस पर भी 1, फिर क्रॉस रूल लगेगा तो भी वही आएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस मैग्नीशियम पर भी होता है +2 चार्ज आउटर मोस्ट में, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम पर होते हैं +2 और ऑक्सीजन पर होते हैं 6 आउटर मोस्ट में से, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और इससे होगा नेगेटिव चार्ज। अब अप्लाई करेंगे क्रॉस रूल, तो Mg2O2 ये बनेगा। लेकिन अगर इसके अंदर अगर दोनों के चार्ज सिमिलर हो जाए ना, तो फिर ये प्रोडक्ट न बन के रेशियो के फॉर्म में बनता है MgO। ये हो गया इसका बनने का सही तरीका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। ये तो हो गया इसका जो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा सारा, फिर उसकी हेल्प से करेंगे हम। आयनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए 2 टर्म यूज होगी, एक तो होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी ये, और एक अप्लाई होगा क्रॉस रूल। अगर वो दोनों सही है तो फिर जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सही बन जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन ही करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एटम एक की दे रखी है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p1। बी की दे रखी है 1s2 2s2 2p6 3s1। सी की दे रखी है, ये क्वेश्चन है, आप खुद करना है कि कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनेंगे कैसे। सी की दे रखी है 1s2 2s2 2p3 और डी की दे रखी है 1s2 2s2 2p5। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड बनता है किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आयनिक कंपाउंड बनता है किनके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो ये तो क्या हो गए, मेटल्स हो गए और ये हो गए नॉन मेटल्स। तो अब आप आइडेंटिफिकेशन करके बताओ आयनिक कंपाउंड क्या बनेगा। अगर ए और सी कंपाउंड बने तो उनका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। अगर ए और डी बने तो क्या होगा। अगर सी और डी कभी नहीं बनेगी क्योंकि नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। बी और सी के बीच में बन जाएगा, बी और सी और बी और डी के बीच में। तो आप वीडियो को पॉज करो फिर आप खुद करो, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कैसे होगा। तो एक के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन +3। सी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल है, नॉन मेटल के 8 में से आउटर इलेक्ट्रॉन्स माइनस करते हैं, तो 8 - 3 5, तो ये क्या आएगा? A5। ये इनके बीच में क्रॉस रूल लग जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 3 था यहाँ, तो ये A3, ठीक है। ये क्रॉस रूल लगने के बाद में, और ये भी 3 यहाँ आएगा, तो फिर क्या होगा? ये रेशियो सेम हो गया, तो ये कंपाउंड बनेगा ये वाला Sc, ठीक है। अगला A और D देखते हैं। एक के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन +3 और D के आउटर मोस्ट में 7, तो टोटल कितने हुए? 8 - 7 1, तो इसमें लगेगा क्रॉस रूल लगेगा, तो ये बनेगा A1 और B D3, ये बनेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे B और C के बीच में कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो B के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? केवल 1 इलेक्ट्रॉन +1। C के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो इसमें से क्या करेंगे? 8 माइनस आउटर इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो जो वो बनेगा आयनिक कंपाउंड वो बनेगा B3C, ये आयनिक कंपाउंड। और B और D के बीच में कैसे बनेगा आयनिक कंपाउंड? तो B के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 और D के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7, 7 - 1 D, ये BD बनेगा। 7 - 8 - 7 1 आएगा, तो ये 1 यहाँ लिख दिया। ये तो हो गया आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन सारे कंसेप्ट को कवर करता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी को और इलेक्ट्रोवैलेंसी वाले कंसेप्ट को, और जो क्रॉस रूल लगाया था उन दोनों कंसेप्ट को ये क्वेश्चन कवर करता है। देखो ये मेटल है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में आ रहा है। ये कौन सा कंपाउंड है वैसे आप बताओ? ये है एल्यूमिनियम, 13th नंबर पर आ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट कर लोगे, 13th नंबर पर आ रहा है। ये कौन सा है? 10, ये है सोडियम। ये दोनों क्या है? मेटल है। और ये क्या है? दोनों नॉन मेटल है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से क्या है? 2 2 4 और 3 कितने हुए? 7। तो ये कौन सा आ गया? नाइट्रोजन। ये कौन सा हो गया? ये हो गया फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन और नाइट्रोजन है, ये है नॉन मेटल। अब जैसे ये कंपाउंड क्या बनेगा A और C के बीच में? देखो एल्यूमिनियम A हो गया और C के नाइट्रोजन, तो Al3, यही बनेगा। कभी ये नहीं बनेगा। आप यहाँ ये जो रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, ये इस वजह से ये A और C साथ आ जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो लैटिस एनर्जी के निकालने के होते हैं 2 तरीके, एक तो बॉन्ड हेबर साइकिल और एक बॉन्ड लैंड इक्वेशन। तो दोनों को देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे 1 2, फिर ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। फिर अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी होती क्या है? लैटिस एनर्जी हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के लिए निकालेंगे। तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द formation of ionic compounds is known as lattice energy। जब भी आयनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल पास आएंगे, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को अपन कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो इसको फाइंड आउट करने के 2 मेथड है, एक तो होगा बॉन्ड हेबर साइकिल और एक है बॉन्ड लैंड इक्वेशन। लैटिस एनर्जी को फाइंड करने के 2 मेथड है, एक तो हो गया बॉन्ड हेबर साइकिल और एक है बॉन्ड लैंड इक्वेशन। अपन इसका यूज करेंगे सारे क्वेश्चन में, क्योंकि ये इसी से होंगे, बॉन्ड लैंड इक्वेशन से। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंटली हुआ था ये, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। सारे क्वेश्चन बॉन्ड लैंड इक्वेशन से फाइंड करेंगे लैटिस एनर्जी। तो एक एक करके देखते हैं। बॉन्ड पहले देखेंगे बॉन्ड हेबर साइकिल क्या होता है, फिर अपन देखेंगे बॉन्ड लैंड इक्वेशन, इससे कैसे लैटिस एनर्जी निकाली जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बॉन्ड हेबर साइकिल में क्या होता है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल साइक्लिक प्रोसेस है, जिससे लैटिस एनर्जी फाइंड की जा सकती है। तो अपन देखेंगे पहले बॉन्ड
हेबर साइकिल, बॉन्ड हेबर साइकिल। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड बाय विच लेटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड। लेटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल हेल्प नहीं आएगी, ये तो बस लेटिस एनर्जी निकालने के दो मेथड दे के बॉन्ड लैंड इक्वेशन और बॉन्ड हेबर साइकिल तब हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये लेटिस एनर्जी फाइंड क्वेश्चन में फाइंड दे, जेई हो चाहे नीट हो चाहे सीयूटी हो, इनमें ये जब निकालेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे, ये तो बस इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मेटल एटम होता है ना, 3 स्टेप में होती है, 3 स्टेप्स में होती है। तो पहली स्टेप क्या होगी? स्टेप फर्स्ट, मेटल एटम का होता है कन्वर्जन। मेटल एटम का कन्वर्ज होता है गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर, और फिर गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है इसी स्टेप में गैसियस एटम के अंदर। ये तो स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? मेटल एटम का होता है कन्वर्जन गैसियस मॉलिक्यूल में, और फिर गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है गैसियस एटम में। ये तो हो गई स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या हो गई इसकी? अब गैसियस एटम का कन्वर्जन होगा गैसियस एनाइन में। गैसियस एटम का कन्वर्जन होगा गैसियस आयन में, ठीक है। वो लास्ट स्टेप जिसमें मेटल क्रिस्टल बनेगा वो देखेंगे। तो लास्ट स्टेप क्या होगा? गैसियस आयन का कन्वर्जन होगा क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस बनेगा ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो ये पूरा थ्योरेटिकल प्रोसेस है, ये पूरा बॉन्ड हेबर साइकिल पूरा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंटली लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में अपन इसको लगा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं होगा क्वेश्चन इससे। क्वेश्चन अपन निकालेंगे बॉन्ड लैंड इक्वेशन से, तो वो देखते हैं जिसकी मदद से लेटिस एनर्जी के क्वेश्चंस होंगे। तो अगला टॉपिक है बॉन्ड लैंड इक्वेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट या कंपेयर द लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन लेटिस एनर्जी की इससे होंगे। लेटिस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज होती है एक्सो, और एनर्जी देनी पड़ती है तो वो प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो है लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ एनाइन, डिवाइड में आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है, ये है लेटिस एनर्जी का। इस फॉर्मूले से अपन करेंगे कैलकुलेट लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो Z प्लस क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ कैटाइन। Z माइनस क्या है? चार्ज ऑफ एनाइन। सिमिलरली R प्लस क्या है? रेडियस ऑफ कैटाइन, और R माइनस क्या है? रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है, इस फॉर्मूले के यूज से करेंगे। जैसे जैसे सपोज दैट कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चार्ज ऑफ कैटाइन और एनाइन की वैल्यू ज्यादा हो गई तो लेटिस एनर्जी भी ज्यादा हो गई। अगर रेडियस किसी की रेडियस ज्यादा है तो उसकी लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी। ये इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इनको सेपरेटली भी लिख सकते हो। लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ एनाइन,
और लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटाइन प्लस चार्ज ऑफ एनाइन। अब इसकी हेल्प से अपन करेंगे क्वेश्चंस कि लेटिस एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखेंगे अपन Al2O3 एंड Na2O, ये हो गया। तो इनके देखेंगे लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है इन दोनों कंपाउंड्स में। तो लेटिस एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, दोनों के पहले तो चार्ज पता होनी चाहिए आपको कितने हैं। तो इस पर तो आएगा +3 चार्ज और इस पे आएगा -2 चार्ज। ये कैसे लिखा मैंने, इलेक्ट्रोवैलेंसी की हेल्प से क्रॉस रूल लगेगा, ये +3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। इनमें क्या होगा, ये यहाँ 1 है तो ये 1 आ जाएगा, +1 यहाँ और ये -2 यहाँ। अब इसमें क्या होता है, लेटिस एनर्जी फाइंड करते हैं तो चार्ज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन को उठा के तो आएगा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो लेटिस एनर्जी आपसे पूछे कि Al2O3 की ज्यादा है या इस Na2O की ज्यादा है, तो लेटिस एनर्जी ज्यादा है Al2O3 की। ये हो गया लेटिस एनर्जी का कंसेप्ट। ये तो होता है जब चार्ज कितना भी है, आपको सिंपल चार्ज को मल्टीप्लाई करना है फिर लेटिस एनर्जी का कंपेयर करना है। ठीक है, ये तो हो गया इसका चार्ज की हेल्प से निकालने का मेथड। अगर ये आ जाए आपके पास NF एंड KF, इन दोनों की आपको निकालनी हो लेटिस एनर्जी, तो आप कैसे निकालोगे। तो सोडियम के ऊपर होता है, दोनों के यहाँ चार्ज 1 है, सोडियम पर जाएगा +1, इस पे आएगा -1। इस पोटेशियम पर आएगा +1 और इस पे आएगा -1। तो चार्ज तो सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा 1 1। अब ये अप्लाई करेंगे जो नीचे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ केटाइन और एनाइन। तो रेडियस ऑफ केटाइन सोडियम की बड़ी है, पोटेशियम की बड़ी है। तो बड़ी रेडियस किसकी है, जैसे इसकी ट्रिक्स होती है हेलिना की, तो बड़ी किसकी है, रेडियस बड़ी है पोटेशियम की सोडियम से। ठीक है, तो जिसकी रेडियस बड़ी उसकी लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेटिस एनर्जी किसकी कम हो जाएगी, इसकी सोडियम की ज्यादा हो जाएगी पोटेशियम से। तो इन दोनों की लेटिस एनर्जी जब भी कंपेयर करेंगे तो इस मॉलिक्यूल की लेटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले तो लेटिस एनर्जी निकालेंगे तो चेक करेंगे चार्ज। अगर चार्ज का मल्टीप्लाई सेम आ जाए तो फिर अपन रेडियस वाला कंसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले तो अपना काम है चार्ज को ही देखना। जैसे यहाँ चार्ज था +3 -2 मल्टीप्लाई किया 6 आया, +1 -2 मल्टीप्लाई, इन दोनों की साइंस को मत देखना, फिर देखना इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा हो। तो इससे सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लेटिस एनर्जी के एक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो आएगी नहीं। अगर दिक्कत आ रही है तो आपको कोई कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि भाई इसकी हमारी लेटिस एनर्जी नहीं निकल रही, तो हम उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे लेटिस एनर्जी की एप्लीकेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी निकालना सीख गए, दोनों मेथड देख लिए, बॉन्ड लेंथ इक्वेशन और बॉन्ड हेबर्ट साइकिल। तो अब देखेंगे एप्लीकेशन क्या है लेटिस एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, लेटिस एनर्जी की एप्लीकेशन क्या होगी। तो लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी आयनिक कंपाउंड्स में। आप देखोगे कि जैसे कोई भी कंपाउंड बन रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी आयनिक कंपाउंड्स में। तो एप्लीकेशन पहले तो ये होगी कि लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन होगी लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे जैसे लेटिस एनर्जी इंक्रीज होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा अपन पॉइंट देखेंगे, एप्लीकेशन का तीसरा पॉइंट है लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। तो जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी उतनी ही कम सोल्यूबिलिटी होगी। तो ये तो हो गए आयनिक कंपाउंड्स के लेटिस एनर्जी की तीनों एप्लीकेशन। सोल्यूबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि
आयनिक कंपाउंड्स है ना हमेशा वो होते हैं पोलर में, पोलर कंपाउंड्स में ही ना सोल्यूबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कभी भी नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं होते। जैसे पोलर कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो गया, H2O। इसी तरह कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो होते हैं सोल्यूबल नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड्स में। एग्जांपल हो गया CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया। तो ये हो गए एग्जांपल, ये सोल्यूबिलिटी के। जैसे आयनिक कंपाउंड्स ज्यादा सोल्यूबल किस में होंगे, आयनिक कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल होंगे पोलर कंपाउंड्स में। और आयनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर में बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होते, नॉन पोलर कंपाउंड्स में बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होते। तो ये तो हो गई इसकी तीनों एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला कैसे होगा, कोवेलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर अपन ने बॉन्ड हेबर साइकिल देखा, उसके दोनों मेथड देखे, जिससे अपन लैटिस एनर्जी निकाल सके। बॉन्ड लैंड इक्वेशन से ही अपन फाइंड करेंगे। कभी भी क्वेश्चन आएगा, चाहे जेई का हो, नीट का हो, बॉन्ड हेबर साइकिल का यूज केवल थ्योरेटिकल पर्पस से कराया गया। और ये 3 एप्लीकेशन है, बस इतना ही है आयनिक कंपाउंड्स का सारा कंसेप्ट। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा कोवैलेंट कंपाउंड्स, मेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है।